बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 7 अगस्त 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो निसंदेह ही इस श्रृंखला को फॉलो कीजिए। आपके एग्जाम में यहाँ से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा था। कंप्लीट जानकारी यहाँ से आपको दिया गया था और आपको मैंने बताया था कि भारत इस सूची में, इस मामले में पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है सैन्य खर्च के मामले में सिपरी की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए, जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में उसे लिखें और संबंधित चीजों को विस्तार पूर्वक अवश्य लिखें। अब ये पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, ये सारी जानकारी हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम चलेंगे यहाँ पर आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह हैं सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एकत्रित होकर वहीं पर सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हार्टिकल्चर या फिर शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है। तो शुष्क बागवानी स्कीम या फिर ड्राई हार्टिकल्चर की शुरुआत अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में बागवानी किसानों के लिए बिहार की सरकार ड्राई हार्टिकल्चर या फिर शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है। अब यहाँ पर इसके तहत हमारा अगला दूसरा पॉइंट है कि इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि के लिए करीब 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि योजना का संचालन जिलावार संचालन हेतु 2400 किसानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जाएगी और आवेदन की जांच के बाद सभी शर्तों को पूरा करने वाले किसानों को आंवला, बैर, जामुन, कटहल, बेल, अनार, नींबू और मीठा नींबू आदि पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये भी होगा कि जिसमें किसान अपनी इच्छा अनुसार फल और पौधा का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो यानी कि यहाँ पे हम बात करें शुष्क बागवानी स्कीम की, तो बागवानी के अंतर्गत जितने भी फल व सब्जियों का उत्पादन होता है जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग में जो बेहतर मतलब उभर के सामने आएंगे वैसे किसानों को इन सारे जो मतलब बागवानी से संबंधित जो फल या फिर जो सब्जियों के पौधे होंगे या फिर जो बीज होंगे वो उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर एक बात यह भी ध्यान रखें कि किसान इसके लिए स्वतंत्र होंगे कि वो किस फल या फिर पौधे का चयन करते हैं बागवानी के लिए। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह है वर्तमान में, जबकि बात करें केंद्र सरकार की तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इतनी सारी जानकारी आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न। हालांकि आपको जानकारी ये भी दे दूं कि इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स के एक ही प्रश्न शामिल थे। बिहार करंट अफेयर्स के कोई भी प्रश्न हमें नहीं मिला, केवल एक ही मिला, तो इस वजह से हमने एक प्रश्न को यहाँ पर शामिल किया। हालांकि यहाँ पर आपको 2 से 3 प्रश्न रोजाना देखने को मिलता है। अब अगला हमारा दूसरा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने वेटलैंड को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हाल ही का न्यूज है और आपको ध्यान रखना है कि 10 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित सारी जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में भारत के 10 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और इन 10 नए स्थलों में तमिलनाडु राज्य के 6, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के एक स्थल शामिल है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अभी हाल ही के रिपोर्ट के आधार पर भारत के 10 वेटलैंड को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कुल 64 वेटलैंड हो गए थे। आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने आपको जानकारी दिया था कि भारत में 49 रामसर स्थल है, लेकिन हाल ही में 5 रामसर स्थल को इसमें शामिल किया गया था, जिसके बाद कुल इसकी संख्या जो भी थी 54 भी थी। लेकिन अभी हाल ही के रिपोर्ट के आधार पर 10 नए स्थलों को और शामिल किया गया है। इस आधार पर हम बात करें तो कुल 64 वेटलैंड है जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। इसी पॉइंट को यहाँ पर हमने आगे लिखा कि इससे पहले भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया था, जिसमें कि तमिलनाडु के 3 आर्द्रभूमि स्थल और इस साथ मिजोरम के 1 और इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश के 1 आर्द्रभूमि स्थल शामिल थे। तो इस प्रकार बात किया जाए तो वर्तमान समय में भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड यानी कि रामसर साइट है ये कुल मिला के 64 है, इसकी संख्या 64। नोट कर लीजिए, इस तरह के प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि इस तरह के प्रश्न पहले भी पूछे गए। चलेंगे अगले हम तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कॉमनवेल्थ गेम्स अर्थात राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में
लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए मेडल जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट बन गए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मुरली श्रीशंकर, जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। संबंधित सारी जानकारी आपको दे दूं कि बर्मिंघम में आयोजित हुए नेशनल लेवल की कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मुरली श्रीशंकर ने भारत को 19वां पदक दिलाया। यहाँ पे देखिए 2 बार श्रीशंकर लिखा गया है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो यूके के बर्मिंघम में आयोजित हो रहा है, तो यहाँ पर इस खेल में भारत के मुरली श्रीशंकर ने भारत को 19वां पदक दिलाया और ये 19वां जो पदक था इनके नाम हुआ, ये सिल्वर पदक था, यानी कि सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक था। आगे हमने यहाँ पर यह जानकारी दिया कि उन्होंने पुरुष लॉन्ग जंप के फाइनल में 8.08 मीटर के बेस्ट जंप के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इसके साथ ही मुरली श्रीशंकर कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए मेडल जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट बन गए। इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इसके अतिरिक्त तेजस्विन शंकर ने हाई जंप में 2.22 मीटर ऊंची छलांग लगाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है और कॉमनवेल्थ के अब तक के इतिहास में हाई जंप में भारत का यह पहला पदक है। तो इस प्रकार से ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात करें तो इस वर्ष ये इसका 22वां संस्करण आयोजित हो रहा है और इसका जो शुभंकर है 2022 का, ये शुभंकर का नाम ध्यान है पेरी द बुल। तो ये सारी जानकारी नोट कर लीजिए। चलते हम यहाँ पर अगले चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 60 GMS अर्थात ग्राम पर स्क्वायर मीटर से अधिक गैर बुने प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो ये घोषणा अभी हाल ही में जो किया गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात हिमाचल प्रदेश। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 60 GSM अर्थात ग्राम पर स्क्वायर मीटर से अधिक गैर बुने प्लास्टिक कैरी बैग पर 1 जनवरी 2023 से प्रतिबंध लगेगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया नए वर्ष से, यानी कि 1 जनवरी 2023 से ये पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश में प्रतिबंधित होगा। हालांकि यहाँ पर कुछ और पॉइंट की बात करें तो इसको लेकर हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हालांकि सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पहले से ही सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित है और बिहार की बात करें तो बिहार में भी इस वक्त सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित है। इसके लेकर के बिहार सरकार ने घोषणा की थी और ये जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बारे में है कि हिमाचल प्रदेश द्वारा नारी को नमन योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मंडी में बनाया गया था और अगला पॉइंट है कि नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो हाल ही के दिनों में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं ये रिवीजन पर्पज से ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली। हालांकि यहाँ से कई सारे फैक्ट हमने आपको विस्तृत तौर पर पहले भी बताए हैं। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गूगल के EIE से डेटा प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर बन गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि औरंगाबाद। अब यहाँ पर आपके मन में एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि औरंगाबाद शायद बिहार का ये शहर है, लेकिन आपको बता दूं कि ये औरंगाबाद महाराष्ट्र से संबंधित है। मैंने आपको कई बार जानकारी दिया कि भारत में औरंगाबाद नाम का 2 स्थान है, एक तो बिहार में है और एक है महाराष्ट्र में। तो आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में गूगल एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा में औरंगाबाद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये गूगल के द्वारा कह सकते हैं गूगल एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा में औरंगाबाद शहर, जो कि आपको ध्यान रखना है ये महाराष्ट्र का है, इसमें इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आप लोग इसमें एक सुधार कीजिएगा, जब आप प्रश्न को नोट करेंगे तो यहाँ पर इंडिकेट कर दीजिएगा ये महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह होगा कि गूगल की यह शहरों को कार्बन उत्सर्जन स्रोतों को मापने, विश्लेषण करने और उत्सर्जन को कम करने के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करता है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा ये कि वर्तमान में भारत में गूगल की एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर यानी कि पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोरर सुविधा जो केवल 4 शहरों में उपलब्ध है। ये 4 शहर हैं बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे और औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र का है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में आपको ध्यान रखना कर्नाटक, तमिलनाडु और उसके बाद महाराष्ट्र के 2 शहर पुणे और औरंगाबाद इसमें शामिल है। राज्यों के दृष्टिकोण से देखें तो ये 3 राज्यों में ये भी स्थापित है। पुणे भी महाराष्ट्र में आता है और औरंगाबाद जो है ये भी महाराष्ट्र में आता है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। जबकि बेंगलुरु जो राजधानी है कर्नाटक की राजधानी है, तमिलनाडु की जो राजधानी ये चेन्नई है। तो कुल मिलाकर राज्यों के दृष्टिकोण से देखें तो ये 3 राज्यों में ही उपलब्ध है। शहरों के दृष्टिकोण से देखें तो ये 4 शहरों में ये गूगल की एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा अगला 6ठा प्रश्न। हालांकि गूगल के बारे में हमने कई जानकारी आपको पहले भी दिया है, हम यहाँ पर इसे स्किप कर रहे हैं। चलते हैं 6ठे प्रश्न पे। अब ये 6ठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में द लाइन नामक दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा हुई है।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह भी बहुत ज्यादा खबरों में है। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब के द्वारा भी हाल ही में ये घोषणा हुई है। इससे संबंधित जो भी चीजें निकलकर सामने आई है वो चीजें हमने यहाँ पर एकत्र किया है। आपको जानकारी दे दूं कि द लाइन नामक दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी सऊदी अरब में बनाई जाएगी। इस शहर की बात किया जाए तो यह शहर 170 किलोमीटर लंबा और 2 चौड़ा होगा और साथ साथ ये कांच की आधा किलोमीटर ऊंची दीवारों से ढका हुआ होगा। और यहाँ पर आगे के कुछ पॉइंट में हमने चर्चा की, यह पूरा शहर 100% यानी कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा, यानी कि सौर ऊर्जा या फिर वायु ऊर्जा से पूरा का पूरा शहर ये संचालित होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा, न ही किसी तरह का कोई कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह है कि 20 मिनट में शहर के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने की सुविधा होगी और करीब 90 लाख लोगों की रहने की व्यवस्था इस शहर में की जाएगी, जो कि दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह कि इस योजना की जो अनुमानित लागत है ये $5 बिलियन यानी कि बात करें भारतीय रुपये में तो 39.95 लाख करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है। सऊदी अरब के द्वारा भी हाल ही में ये घोषणा हुआ है और यहाँ पर इतनी सारी जानकारी जो अभी हाल ही में निकल कर सामने आई है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। जो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये भी है कि कांच से ये पूरा का पूरा शहर घिरा हुआ होगा। लगभग आधा किलोमीटर ऊंची कांच की दीवार होगी। यहाँ पर हमने लिखा है लगभग आधा किलोमीटर ऊंची कांच की दीवार से ये पूरा का पूरा शहर एकदम से चारों तरफ से ढका होगा, जो कि प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त होगा। और भी जो भी चीजें निकलकर सामने आएगी समय समय पर मैं आपको इसकी जानकारी जरूर दूंगा। चलते हम यहाँ पर अगले 7वें प्रश्न पे। ये 7वां प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इंग्लैंड के जेम विल्स्ट्रॉप को हराकर स्क्वैश में भारत को राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक दिलाया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौरव घोषाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंग्लैंड के जेम्स विल्स्ट्रॉप को 3-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स अर्थात राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में स्क्वैश में एकल स्पर्धा में भारत को पहला पदक उन्होंने दिलाया है। तो नोट कीजिएगा दोनों पॉइंट को, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा अपडेट है, जो लोग बीपीएससी मेकर ऐप पर बिहार एसएससी सीजीएल वाले कोर्स में शामिल हैं, तो 5वां प्रैक्टिस सेट अब आपके कोर्स में अपडेट कर दिया गया है। माई टेस्ट में जाकर देखिए और साथ साथ माई कोर्स में इसका पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर के इसको जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, यहाँ से आपकी तैयारी का बेहतर आकलन होगा। और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, जो बिहार एसएससी सीजीएल 3 एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला और साथ साथ यहाँ पर आपको जो साप्ताहिक प्रैक्टिस पेपर होता है ये प्रत्येक संडे को आयोजित होता है। यह प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक में भारत सहित कितना देश भाग लेगा? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा भारत सहित कुल 17 देश इसमें भाग लेने वाले हैं। संबंधित सारी जानकारी हमने यहाँ पर आपको दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक में भारत सहित कुल 17 देश भाग लेगा। एक्सरसाइज या फिर अभ्यास का नाम है पिच ब्लैक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में आयोजित होने वाला है, जो कि 19 अगस्त 2022 से आयोजित होगा और ये 6 सितंबर 2022 तक चलेगा। यानी कि इसकी जो समाप्ति तिथि होगी ये 6 सितंबर 2022 को होगी। और इस अभ्यास की बात करें तो इस अभ्यास में 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2500 से अधिक सैन्यकर्मी भाग लेने वाले हैं। ये जानकारी नोट कर लीजिएगा। और ये भाग लेने वाले देशों की बात करें तो इसमें जो 17 देश हैं, तो इन 17 देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। तो कुल 17 देश इसमें भाग लेने वाले हैं, जिसका नाम है पिच ब्लैक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हाल ही में श्रीमद रामचंद्र अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में गुजरात में किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात गुजरात। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 4 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में श्रीमद रामचंद्र मिशन की परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया है। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इसके तहत वलसाड़ जिले के धर्मपुर में श्रीमद रामचंद्र अस्पताल का उद्घाटन किया। और इस साथ ही साथ 2 पॉइंट और है, जिसमें कि श्रीमद रामचंद्र पशु चिकित्सालय और श्रीमद रामचंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन की आधारशिला भी रखी गई। तो ये सारे संबंधित है गुजरात से, जो कि अभी हाल ही में गुजरात में इसका शिलान्यास किया गया और आधारशिला रखी गई। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा ये होगा कि श्रीमद रामचंद्र की बात करें तो श्रीमद रामचंद्र का जन्म 1867 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1901 में हुई थी, जो कि गुजरात में जन्मे एक जैन कवि, दार्शनिक, विद्वान और समाज सुधारक थे।
इन्हीं के नाम पर गुजरात में आपको ध्यान रखना है श्रीमद रामचंद्र अस्पताल का उद्घाटन हुआ और इस साथ ही साथ श्रीमद रामचंद्र पशु चिकित्सालय और श्रीमद रामचंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन की आधारशिला भी रखेगी। तो उद्घाटन और आधारशिला दोनों यहाँ पर गुजरात से संबंधित है। चलेंगे हम अगले 10वें प्रश्न पे। ये 10वां प्रश्न है कि हाल ही में लिखित पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि के लेखक कौन है। ये भी हाल ही में खबरों में है। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा इस पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पर ऊपर में भी आप देख सकते हैं जो बुक का कवर पेज है, इसमें भी लिखा गया है जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा। ये दोनों मतलब संयुक्त तौर पर इस पुस्तक के लेखक हैं। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में लिखित पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि के लेखक जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा है। 256 पन्ने की इस पुस्तक को पेंगुइन वाइकिंग द्वारा प्रकाशित किया गया। जो प्रकाशक कंपनी है पेंगुइन वाइकिंग, इसके द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया और इस पुस्तक में पन्नों की संख्या की बात करें तो 256 पन्ना है। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि 30 सितंबर 2016 को महेंद्र सिंह धोनी की जीवन पर आधारित प्रकाशित हुई फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के निर्देशक नीरज पांडे और इसके लेखक नंदू कामटे हैं। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं द अनटोल्ड स्टोरी MS धोनी के निर्देशक कौन है। हालांकि ये बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन आपको नॉलेज पर्पज से ध्यान रखना है कि नीरज पांडे इसके निर्देशक थे और साथ साथ बात करें इसके लेखक की तो नंदू कामटे इसके लेखक थे। अगला पॉइंट है कि धोनी दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ICC के सभी खिताब जिसमें कि वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी भी जीता है। इसके अलावा और कई सारी उपलब्धियां हैं जो कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम किया है और इन सारे उपलब्धियों को ध्यान रखें तो दुनिया के ऐसे पहले कप्तान बने हैं महेंद्र सिंह धोनी जिनके पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ICC की बात किया था तो ICC का जो तीनों फॉर्मेट है, तीनों फॉर्मेट का किताब इनके पास है। चलते हैं अगले हम 11वें प्रश्न। ये 11वां प्रश्न की हाल ही में अगस्त 2022 के प्रथम सप्ताह में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालदीव। मालदीव के बारे में कुछ चीजें हमने यहाँ पर शामिल किया है। हालांकि एक पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जानकारी यहाँ पर यह है कि हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं और मालदीव की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी माले है और यहाँ की जो करेंसी है ये मालदीवियन रुपया है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है। नोट कीजिएगा, सुरेश रैना जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, सुरेश रैना भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं और इन्हें अभी हाल ही में स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से मालदीव सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। सुरेश रैना की बात करें तो एक प्रश्न आपके हाल ही के दिनों में एक एग्जाम में पूछा गया था कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ किन्होंने यानी किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के संन्यास लेने की घोषणा की थी। तो राइट आंसर होगा सुरेश रैना। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये सारी संबंधित बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि सुरेश रैना और बात करें हम यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की तो ये चेन्नई सुपर किंग्स से संबंधित है या फिर थे। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 12वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकार की जागरूकता के लिए महतारी रथ का शुभारंभ किया गया। तो राइट आंसर होगा इसकी शुरुआत अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया। इसके उद्देश्य की भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की महिलाओं को उनकी संवैधानिक अधिकार और कानून के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का शुभारंभ किया है। तो नोट कीजिएगा, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा यह कि यही लघु फिल्मों के माध्यम से लोगों को महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी देगा। नेक्स्ट पॉइंट है यह रथ पूरे राज्य में भ्रमण करेगी और प्रत्येक रथ में 2 वकील होंगे जो कि महिलाओं की शिकायतों को सुनेंगे और जानकारी तथा सलाह देंगे। ऐसी पहल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है, नोट कीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेंगे आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो के प्रश्न पे जाने से पहले आपको बता दूं कि आपको ध्यान रखना है जो लोग घर बैठे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, ये संभवतः आपका एग्जाम सितंबर महीने में आयोजित होगा। इस एग्जाम को देखते हुए हमने जो टेस्ट सीरीज चलाया था ये 50 प्रैक्टिस सेट के एक श्रृंखला ये केवल और केवल 99 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। बीपीएससी मेकर ऐप पर जाकर के इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2 मोड में आपके लिए उपलब्ध है, ऑनलाइन और साथ साथ इसका पीडीएफ फाइल भी मिलेगा और सभी प्रश्नों का इसमें आपको समग्र विश्लेषण मिलेगा। सभी जो सेट होंगे 50 सेट, ये सारे के सारे सेट फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर है और ये हिंदी भाषा में उपलब्ध है। तो जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हजारों विद्यार्थी इसमें शामिल हैं, तो आप भी ज्वाइन करके यहाँ पर अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार से कितने शिक्षकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके
हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।